नमस्कार, आज़ाद भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मेहनगर तहसील क्षेत्र के बांस गांव कंपोजिट विद्यालय प्रांगण में रिटायर अध्यापकों का जोरदार स्वागत के साथ उन्हें अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। अवकाश प्राप्त शिक्षक सम्मान समारोह एवं शिक्षोन्नयन संगोष्ठी। प्रारंभिक शिक्षक संघ का गठन हुआ था। 1978 में संगठन का गठन हुआ था और आखिर बहुत मजबूती से काम कर अतिथियों से अनुरोध कर रहे हैं, कहां से कहां जा रही है इस पर भी समीक्षा होनी है। आज का भारत और हमारी शिक्षा शिक्षोन्नयन गोष्ठी है। हम अवकाश प्राप्त शिक्षकों का सम्मान समारोह करेंगे। सर्वप्रथम जा चुके हैं। अब तक तो दीप प्रज्वलन माल्यार्पण का कार्य किया गया। अब यहाँ की बच्चियां सरस्वती वंदना, बच्चियां कहाँ? बच्चियों को बुला लीजिए। आ जाओ बेटा, आ जाओ। बुजुर्ग हैं, आग्रह किया जा रहा है आप बैठे रहे, लेकिन फिर भी आप देखिए खड़े हो जा रहे हैं। चल रहा आपका यहाँ राजेंद्र करोजी, सबका प्रेम है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रताप यादव जी, उनका मर्यादा कर स्वागत करें। संचालक है अवकाश प्राप्त शिक्षकों का सम्मान है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मास्टर साहब राम लगन जी बहुत आज प्रफुल्लित हैं। लग रहा है कि कोई उनका भाई बहुत दिनों बाद मिला है जो इस तरह से सम्मान कर रहा है। होना भी चाहिए। हम लोग पूरी नौकरी करके रिटायर हो जाते हैं और एक दिन अपने बीच के ही आदमी का एक क्लासमेट लोग रुक रहा है। अब मैं यहाँ से, अच्छा आपको जाना है, प्रधान जी हमारे विशिष्ट अतिथि भी हैं। मैं दुबे जी से अनुरोध कर रहा हूँ कि आप और उस तरह की व्यवस्था हो गई है कि जो प्राइमरी बेसिक ज्ञान नहीं हो रहा। किसी लड़के से आप इससे पढ़ा पूछ लीजिए, कोई लड़का बता दे तो बेसिक ज्ञान नहीं होगा तो आगे पढ़ नहीं सकते। थोड़ा सा मास्टर साहब का सम्मान होता होगा। प्रदेश अध्यक्ष श्री शालिग्राम पटेल जी। सर जी, गुरु जी लोग के रिटायर भरने के बाद, हाँ
आप सबका और मुख्य अतिथि जी का साथ भी एक साथ ले सबको लेना। और अच्छी बात है, केवल एक सरकारी आ जाइए दुबे जी, आप भी और मीडिया के साथी इधर जरा कैमरा घुमा दीजिए। पड़ाव को क्रॉस किए हैं और अब आप असली शिक्षक हुए हैं। अब तक सरकारी शिक्षक थे, अब समाज के शिक्षक हुए हैं और आपका पूरा समय इस समय तो आपको बोरियत भी नहीं होगी और समय भी जो बची है ठीक ठाक बीते। होना है पूर्व माध्यमिक विद्यालय। लड़के क्यों शोर मचा रहे हो? बच्चों को वहाँ ऐसे पीछे खड़ा कराइए, इधर भी रुको इधर भी रुक जाइए। स्वागत गीत बच्चियों द्वारा। बदले अपने सितारे हैं, आपके दर्शन पा करके बदले अपने सितारे हैं। अपने इस प्रांगण में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हमारे बीच से विगत मार्च 2022 में सेवानिवृत्त हुए हैं बच्चों बहुत शोर मचा रहे हो भाई। एवं हमारे जिला पदाधिकारी, ब्लॉक से आए समस्त शिक्षक बंधु, शिक्षिका बहनों एवं प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, सर्वप्रथम मैं स्वागत करता हूं उन अग्रजों का जिन्होंने अपना संपूर्ण सेवा काल बहुत ही शुचितापूर्वक व्यतीत किया और आज हमारे बीच से विदा ले रहे हैं। हम आशा करते हैं कि हमारे शिक्षक बंधु भी उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने शिक्षक के दायित्व का निर्वहन करेंगे। पुनः मैं अभिनंदन करता हूं अपने अध्यक्ष महोदय का, जो
हमारे संगठन के फाउंडर मेंबर रहे हैं और इस आयु में भी अभी इस प्रकार कर्तव्यशील बने हुए हैं और हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। पुनः मैं अभिनंदन करता हूं अपने प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री शालिग्राम पटेल जी का, जो जौनपुर से चलकर हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। पुनः मैं अभिनंदन करता हूं अपने प्रांतीय महामंत्री एवं जिला कार्यकारिणी के सदस्यों का, जो हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जौनपुर से चल करके और अपने जनपद के विभिन्न ब्लॉकों से आकर के हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना महान योगदान दे रहे हैं। पुनः मैं अभिनंदन करता हूं उन समस्त शिक्षक बंधुओं का, जो चाहे अपने ब्लॉक के हों चाहे अन्य ब्लॉकों से आकर के हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग दे रहे हैं। उनका भी स्वागत और वंदन करता हूं। मैं अभिनंदन करता हूं उन शिक्षक बंधुओं का भी, जो यहाँ पर इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हुए हैं, क्योंकि शायद अगर वो यहाँ उपस्थित होते तो इस कार्यक्रम की भव्यता को देखते। दुर्भाग्य उनका जो यहाँ उपस्थित नहीं हुए, और सबसे अधिक अभिनंदन मैं उनका करता हूँ जो आने के लिए कह करके भी नहीं आए, उनको तो साष्टांग दंडवत करता हूँ। फिर मैं अभिनंदन करता हूँ इन नन्हे मुन्ने प्यारे भैया बहनों का, जो यहाँ अपना अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किए, और इन्हीं वाणी के साथ मैं मंच अपने संचालक महोदय को समर्पित करता हूँ। ध्यान इंगित करना चाहते हैं, यद्यपि हम लोग भी सरकारी तंत्र के ही अंग हैं, सरकार की आलोचना करने का हमें कोई अधिकार नहीं है, लेकिन ऐसे नागरिक के तौर पे मैं कुछ बातें आपके सामने रखूंगा, सहमति और सहमति आपके हिस्से में। मित्रों, जैसा कि आज इस गोष्ठी का विषय भी है शिक्षा पे, तो आपके सामने मैं 2-3 शब्द बोलता हूं और आप कोशिश करिएगा कि वो क्या है। आम जनता के बीच में तो अभी नहीं है, लेकिन शिक्षा पे जुड़े हुए जो लोग हैं, जो शिक्षा की बदहाली पे जो बात करना चाहते हैं, उनके सामने आ रहे। एक है IGPSC और एक है IB और एक तीसरा शब्द है BSP। मुझे लगता है कि इसमें से कुछ लोग जो वरिष्ठ अध्यापक हैं जरूर जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं आपको तो इशारा करता हूँ कि शिक्षा व्यवस्था हमारी कहाँ जा रही है और हमें कहाँ चिंतित होना चाहिए। सवाल ये नहीं है कि हमारे बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, सवाल ये नहीं है कि हमारे बच्चों को क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, सवाल ये है कि सत्ता हमसे करवाना क्या चाहती है और हम करते क्या हैं। क्या हम एज ए शिक्षक के तौर पे के प्रति ईमानदारी से काम कर पा रहे हैं, और क्या शासन और सत्ता भी हमसे क्या शिक्षकों के तौर पे काम लेना चाहती है। तो मुझे लगता है कि इस सवाल के जवाब में बहुतों का ना भी जवाब होगा, हाँ भी हो सकता है। मित्रों, एक जैसा कि शब्द मैंने बोला IGPSC एक ही बोर्ड है, एक शासन का, एक शिक्षा का, एक नया जैसे CBSE बोर्ड है, ICSE बोर्ड है, वैसे एक नया बोर्ड बना है। ये एक ऐसा बोर्ड है जो भारत में संचालित हो चुका है, भारत के बड़े शहरों में आ चुका है, और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बोर्ड है। इसमें सिर्फ देश के करोड़पति के बच्चे पढ़ सकते हैं। इनकी जो मंथली फी होगी वो 1 लाख से कम नहीं होगी, ज्यादा भी हो सकती है, 10 लाख भी हो सकती है। एक नया बोर्ड भी बनाया गया है मित्रों, जिसका नाम है IB, इंटरनेशनल रेगुलेट इसका नाम है। ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। ये बच्चे भी भारत के जो सुपर रिच बच्चे हैं, सुपर रिच परिवार के बच्चे हैं, उन्हीं बच्चों को पढ़ाने के लिए बनाया गया। आपके सामने यूपी बोर्ड था ही, आपके सामने राज्यों के बहुत सारे बोर्ड हैं भी,
इसके साथ सीबीएसई बोर्ड भी है जो केंद्र की है, और आईसीएसई बोर्ड भी है जो केंद्र सरकार संचालित करती है। बहुत समय नहीं, इसलिए बहुत लंबे विषय में नहीं जाऊंगा कि आखिर इन सब ये बोर्ड का क्यों गठन हुआ। लेकिन आप गौर करिए कि पिछले 3 दशक से पहले हमारे बच्चे जो है सीबीएसई बोर्ड में नहीं होते थे, लेकिन पिछले 3 दशक के बीच में हमारे गांव के बच्चे, हमारे साधारण बच्चे, हमारे मध्यम क्लास के बच्चे भी उन बोर्डों में जाने लगे। और जैसे ही उस बोर्ड पे हमारे बच्चे टॉप करने लगे, स्थान प्राप्त करने लगे, तो सरकारों को ये लगा कि ये तो सामान्य घरों के बच्चे हमारे बोर्ड में आ रहे हैं और अच्छे से अच्छे स्थान प्राप्त कर रहे हैं, तो इसलिए एक नए बोर्ड का गठन किया जाए, और वो है IGPSC। ये अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड है, इसका संचालन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होता है। और एक नया इसी के साथ साथ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने शुरू किया, जो देश के दिल्ली और बेंगलोर, चेन्नई जैसे बड़े शहरों में उनके स्कूल खुल भी चुके हैं। लखनऊ में भी मैंने सुना है कि वो एक विद्यालय है जिसके गांधी जी, जगदीश गांधी जी जिनका विद्यालय है, उस विद्यालय में वो शुरू हो चुका है। तो एक नया बोर्ड अभी पिछले 1.5 साल के अंदर बनाया गया है, उसका नाम है BSB। ये BSB बोर्ड कौन सा है? आपने सुना होगा, पेपर में पढ़ा होगा, शिक्षा में जो बात करते हैं उनको अगर सुना होगा, तो इस बोर्ड का नाम आपके जहन में, आपके कान में जरूर तक आया होगा। इस बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं हमारे बाबा रामदेव। और ये बोर्ड क्या करेगा? ये बोर्ड भारत के प्राचीन संस्कृत के आधार पे आपके बच्चों को पढ़ाएगा। अब आप गौर करिए कि भारत के जो अन्य बोर्ड थे, उन बोर्डों को धीमे धीमे मर्ज करके अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड में शामिल करेंगे, जैसे कि IGPSC या IB में। और जो आम जनता, जो यहाँ बच्चे बैठे हुए, जो हमारे और आपके बच्चे होंगे, उन बच्चों को BSB बोर्ड में पढ़ाया जाएगा, जिनका बेस होगा वैदिक संस्कृत या वैदिक आधार पर शिक्षा ग्रहण। अब आप देख रहे होंगे पिछले 4-5 सालों से, पता नहीं किसी मंच पर किसी ने पूछा है कि नहीं, किसी अधिकारी से सवाल किया है कि नहीं कि मित्रों साइंस का किताब को खत्म कर दी गई है, आपके बच्चों को साइंस नहीं पढ़ाया जाएगा, वैदिक गणित पढ़ाया जाएगा। या वैदिक गणित आप जानते हैं कौन सा होता है? या आपने पूछा है बाबा रामदेव के बोर्ड क्यों बनाया जा रहा है और IBO जैसे IGCSE बोर्ड क्यों बनाए जा रहे हैं? आखिर वो देश के कौन अमीर लड़के पढ़ेंगे, हमारे बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं? आजादी से पहले से लेकर आजादी के बीच तक अब तक भी अक्सर ये सवाल, अक्सर ये मांग उठती रही है कि गरीब का बच्चा हो या राष्ट्रपति का बच्चा हो, एक स्कूल में पढ़ना चाहिए, एक पुस्तकालय, एक जो है उनका बोर्ड, एक उनका विषय होना चाहिए, एक किताब होना चाहिए। लेकिन पिछले 3 दशक के अंदर लगातार, चाहे किसी की सरकार हो, लेकिन ये नहीं कहता हूँ कि वर्तमान सरकार इसकी जिम्मेदार, ऐसा नहीं कि IB जो है वर्तमान सरकार लेकर के आएगी, ये पिछली सरकारों ने भी किया है और राज्य सरकारों ने भी किया है। ऐसा नहीं कि राज्य सरकारें इससे जो है उनको माफ किया जा सकता, वो शिक्षा के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं ले रही, ना लिए है ना ले रहे हैं। जो अब की सरकार है उसको और थोड़ी सी बेशर्मी के साथ शिक्षा को निजीकरण कर रहे हैं। मित्रों, ये सवाल इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से किसान की खेती, उसकी उपज होती है, उस तरह की हमारी जो खेती है वो बच्चे हैं। अगर हमारे पास बच्चे नहीं रहेंगे, हमारे पास शिक्षा तंत्र नहीं रहेगा, तो निश्चित है कि शिक्षक भी नहीं रहेंगे। ये सवालों को पूछना चाहिए सरकारों से कि भाई आप ये बताइए कि वो IB क्यों बनाया है, आप किसके लिए बनाया है, और BSB किसके लिए बनाया? हमारे बच्चे BSB में क्यों पढ़ेंगे? हमारे बच्चे बाबा रामदेव, जो हमको नहीं लगता है कोई इंटरव्यू पास होंगे, वो बोर्ड के निदेशक बनाए जाएंगे, वो संचालित करेंगे पूरे देश के गरीब बच्चों को। और एक कैम्ब्रिज का बच्चा पढ़ेगा, एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का बच्चा पढ़ेगा, इन्हीं गांव या इन्हीं क्षेत्रों का लड़का। एक लड़के के लिए एक पूरा बोर्ड बना दिया गया, करोड़ों बच्चों के लिए बाबा रामदेव हाथों सौंप दिया जाएगा। ये उचित बात नहीं है। इन सवालों को अब जब तक आप पूछेंगे नहीं अपने जनप्रतिनिधियों से, इसका जवाब कभी मिलेगा नहीं। और भी बहुत सारे सवाल हैं, वक्त नहीं है, तो मेरा तो बस इतना ही गुजारिश है कि हमें एक शिक्षक के तौर पे, एक शिक्षक प्रतिनिधि के तौर पे इन सवालों से जरूर पूछना चाहिए, जरूर जुड़ना चाहिए। धन्यवाद। पेड़ लगावे लगे न पावे, तो उन्होंने पूछा इसका अर्थ आप समझाइए। तो उन्होंने कहा कि पेड़ इतनी दूरी पर लगा दीजिए कि वह पेड़ एक दूसरे से बड़ा होने पर भी न सके, यानी एक दूसरे के संपर्क में न है, तो उसका बहुत विस्तार होगा। यहाँ वह बात दूसरे अर्थों में आप लेंगे। सरकार की मंशा है कि ऊपर से खूब घोषणा कर दीजिए कि हम निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं,
लेकिन ऐसा करिए मत। मैं अभी आदरणीय अध्यक्ष जी बैठे हैं, मैं परवारा गया था, मैंने इनसे 4-5 बिंदुओं पर इनसे बात किया था। मैंने कहा आप इलाहाबाद जाते हैं, सचिव महोदय से, निदेशक महोदय से, या जहाँ भी आप जाते हो, इस बात को आप रखने के लिए अथराइज हैं, आप इसको रखिए। मैंने पहली बात ये कहा था कि हम लोगों को ये शिक्षा उन्नयन गोष्ठी का आयोजन किया गया है, इसमें 4 चांद कैसे लेगा, इसको हम चरितार्थ कैसे कर पाएंगे। हमने इनसे कहा था कि आप जब सचिव के यहाँ जाइए तो उनसे बात करिए कि हमारी पुस्तकें हमको समय पर कब आप देंगे। आपको साल भर का समय मिलता है तो साल भर में आप छपवा नहीं पाते हैं, 2 महीने का जो काम है उसको साल भर में पूरा नहीं करते। और हमसे अगर हम अध्यापक सजग होकर के पुरानी पुस्तकें बच्चों से न लें तो हम उसको उनसे पढ़वा नहीं पाएंगे। दूसरी तरफ डीबीटी चल, आप ये बताइए कि जब हमको स्कूल चलो अभियान की रैली करनी है, हमको घर घर संपर्क करना है, बच्चों को एकत्र करना है, बच्चों को एडमिशन अपने विद्यालय बच्चों से कराना है, और उस समय आप हमसे डीबीटी करवा रहे हैं। 30 सितंबर के बाद डीबीटी होनी चाहिए, लेकिन इस बात को पता नहीं नेता लोग ऊपर उठाते हैं कि नहीं उठाते, मेरे समझ में नहीं आता। तीसरी बात, आपको 2009 के बाद मैं समझ रहा हूँ कि पदोन्नत नहीं की गई। एक बात तो अध्यापकों में भी चल रही है। दूसरी बात, मैं आप अध्यापक बंधुओं से कहना चाहता हूँ कि अगर 10 मिनट पहले आ जाएंगे, मन से नहीं कहना चाहिए लेकिन कहना पड़ रहा है, बात दोनों तरफ से होगी कि 10 मिनट पहले चले आएंगे तो क्या आपका घट जाएगा, और 10 मिनट बाद जाएंगे तो क्या आपका घट जाएगा। अगर आप अपने गरिमा में वृद्धि चाहते हैं तो इस बात पर ध्यान दीजिए कि आप 10 मिनट पहले चले आइए और 10 मिनट बाद जाइए। और अगर समय मिलता है, आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, शिक्षक संदर्शिका और मैं तो सब चीज, किसी चीज का प्रयोग मत करिए। जिस ढंग से आप पढ़ाना चाहते हैं उस ढंग से पूरे मनोयोग के साथ पढ़ा दीजिए। सारी जो आकांक्षाएं सरकार की हैं, गार्जियन की, हमारी हैं, बच्चों की हैं, सब अधिगम स्तर हम प्राप्त कर लेंगे और सारे परिस्थितियों का मुकाबला हम कर लेंगे। मैं चाहता हूं कि आप सभी शिक्षक नेतागण और यहाँ बैठे हुए और शिक्षक बंधु और छात्र और उनके अभिभावक मिलकर इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। वो विजय प्राप्त शिक्षक है, वो जब तक रहेंगे तब तक उनकी विजय है, तो उनका अवकाश कहाँ है। अवकाश तो उसका होता है कि जो काम करने के बाद पैसा मिलता है, काम बंद तो पैसा बंद, उसको अवकाश कहते हैं। वो 2004 के बाद जो शिक्षक हुए हैं उनका अवकाश प्राप्त शिक्षक के रूप में विदाई होगी, और शायद वो विदाई लेना कोई नहीं चाहेगा। तो मैं यहाँ पे उपस्थित अपने गार्जियन स्वरूप वो देश का एक माहौल है कि सरकार बनाम पुरानी पेंशन, जहाँ भी चुनाव हो रहा है वहाँ विपक्ष कोई नहीं है, बस एक ही विपक्ष है, सरकार है, और एक तरफ पुरानी पेंशन है। एक तरफ सरकार, दूसरी तरफ पुरानी पेंशन। अब बल आ गया है सरकारों पे कि या तो सरकार रहेगी या तो पुरानी पेंशन देना पड़ेगा, दो में से बिना पुरानी पेंशन के कुछ हल होने वाला नहीं है। तो आज हम लोग उस मुकाम पे हैं कि 40 साल के उम्र तक पढ़ने के बाद नौकरी पाते हैं। नौकरी पाने के बाद ये जो नेता होते हैं, जो सरकार में आते हैं, उनको ये पता है कि ये कितने बुद्धिजीवी लोग हैं। जो शिक्षक हैं वो बहुत बुद्धिजीवी हैं, उनको यदि हम उलझा कर नहीं रखेंगे तो ये हमारे सर पे हाथ रखते ही हम वहां से गायब हो जाएंगे। इसलिए वो हमेशा आपके सर पे कुछ ना कुछ लादते रहते हैं कि ताकि आप उसके इधर थोड़ा भी न सोच पाए। सोचिए, एक अनपढ़ चुनाव लड़ सकता है लेकिन एक बेसिक शिक्षक का टीचर चुनाव नहीं लड़ सकता है। क्यों? सोचने की बात है, क्योंकि आप भी लड़ेंगे तो
नहीं करना है। कितने लोग हम लोग बैठे हैं। विजय बंधु जब आजमगढ़ आए थे तो केवल 4 लोग कुंवर सिंह उद्यान में बैठ करके बात किए थे। आज 400 की सदस्यता केवल हमारे ब्लॉक सठियाओं में हुई है। बाकी जिले की हम बात नहीं करते, केवल 400 की सदस्यता हमारे सठियाओं में हो गई। चल रहा है कभी यहाँ कभी वहाँ, तो हम लोग इस काज से आगे निकलना। इतनी संख्या बहुत है, अगर इतने लोग जग जाएं तो ये विभाग जो थोड़ा लग रहा है कि इस समय हम लोग को दबाया जा रहा है, कहीं हम लोग परेशान किए, हम लोग परेशान नहीं होंगे। इतने तो पर्याप्त लोग हैं। बाकी जो हमारे गुरुजी लोगों का साथ मिलेगा वो ले लिए कि अगर आपको नौकरी लेना है तो आप कभी राजनीति की बात नहीं करेंगे। बहुत बड़ी विडंबना है। आप उस तरह बनिए कि देखिए आज समाज में हम लोगों की स्थिति यहाँ बैठी है कि एक क्लास में 2 छात्र थे और दोनों मेहनत से पढ़ रहे थे। पढ़ते पढ़ते एक छात्र घूमने वाला था, वो फेल हो गया, और एक जो है बहुत मेहनत किया तो वो नौकरी पाकर जो है मान कर चले टीचर बन गया। बहुत अच्छा काम किया हो। काम करते करते जब वो इतना अच्छा काम किया कि आज की तरह मंच लगा था और वो पुरस्कार लेने के लिए बैठा था, और जो फेल हो गया था उसका दोस्त वो गांव में घूम घूम कर नेता बन गया। जब वो पुरस्कार लेने के लिए बैठा था तो वो सोच रहा था मंच पे बैठे बैठे कि जो हमारा साथी फेल हो गया था, आज वो यहाँ मुझको देख रहा तो कितना खुश होता कि मेरा साथी इस मुकाम पे पहुंच गया। तब तक उसी बीच एक गाड़ी आकर रुकी, और जब गाड़ी रुकी तो उसमें जयकार जिंदाबाद होने लगा। और जब वो मंत्री वो व्यक्ति निकला पुरस्कार देने वाला, तो वही फेल वाला छात्र था जो उसके साथ फेल हो गया था। वो पुरस्कार देने आ रहा था, और जो पढ़ते पढ़ते मरकर जो है पुरस्कार लेने के लिए बैठा था। जब वो मंच पे आया तो बोला, क्या बे, जब हमारे ही हाथ से तुमको पुरस्कार लेना था तो इतना मेहनत करने की क्या जरूरत थी। आज समाज वही है।